आज हम देखेंगे संपूर्ण भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम फिजिक्स के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक मात्रक एवं मापन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मापन या मेजरमेंट आखिर है क्या, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को, जैसे मान लीजिए लंबाई है या वजन है, उसको एक मानक मात्रक में संख्या के रूप में बताना ही मापन है। अच्छा, और इस मापन के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धतियां या सिस्टम्स इस्तेमाल होते आए हैं। 4 पद्धतियां कौन कौन सी? सबसे पहली है CGS। CGS? इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में होता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसलिए CGS। बिल्कुल। इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये ब्रिटिश प्रणाली है। फुट पाउंड सेकंड, ये तो आज भी कुछ जगहों पे यूज होता है ना? हाँ, होता है। और फिर तीसरी है MKS। यहाँ लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में होता है। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS। हाँ। और चौथी, जो सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है, SI, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा। इसे 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। अच्छा। और ये बेसिकली MKS पद्धति का ही एक सुधरा हुआ और ज्यादा व्यापक रूप है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही चलता है। समझ गया। तो अब बात करते हैं भौतिक राशियों की, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की। हाँ। ये क्या होती हैं? जिन भी गुणों को हम माप सकते हैं और संख्या में बता सकते हैं, वो भौतिक राशियां हैं। और इनको भी बांटा गया है ना? जी, 2 आधारों पर। एक तो मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। आज हम पहले वाले पर फोकस करेंगे, मापन और मात्रक के आधार पर। हाँ, इस आधार पर राशियां 3 तरह की होती हैं। मूल राशियां यानी फंडामेंटल, व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड, और पूरक राशियां जिन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है। वैसे किसी भी राशि का एक सूत्र होता है, सही कह रहा हूं? सही कहा। सूत्र होता है परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, गुणा मात्रक यानी यूनिट। जैसे अगर हम कहें 100 ग्राम चीनी, तो इसमें 100 परिमाण है और ग्राम उसका मात्रक है। बिल्कुल सही। चलिए अब इन तीनों राशियों को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मूल राशियां, ये क्या होती हैं? मूल राशियां वो हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती। और SI पद्धति में ये कितनी है? SI पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं और परीक्षा के लिए इनके मात्रक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, तो वो 7 कौन कौन सी हैं? पहली है लंबाई यानी लेंथ, इसका मात्रक है मीटर। मीटर, ठीक है। दूसरी है द्रव्यमान, मास, इसका मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम। तीसरा है समय, टाइम, मात्रक है सेकंड। सेकंड। ये 3 तो बेसिक हो गए जी। चौथा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर, ए से लिखते हैं जिसे। हाँ। 5वां है ताप, टेम्परेचर, जिसका मात्रक केल्विन है। केल्विन, के। छठी है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक है कैंडिला। कैंडिला, CD। और 7वीं और आखिरी है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रक है मोल। मोल। अच्छा, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। जी। तो फिर व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उनसे ही मिलकर बनती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका मात्रक हुआ वर्ग मीटर यानी m²। मतलब ये लंबाई वाली मूल राशि से बना है। बिल्कुल। इसी तरह आयतन, वॉल्यूम का मात्रक घन मीटर, m³ है। और चाल यानी स्पीड? चाल होती है दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, ms। त्वरण, एक्सीलरेशन? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms²। ठीक है। और बल यानी फोर्स का मात्रक? बल का SI मात्रक है न्यूटन, जिसे N से दिखाते हैं। और कार्य और ऊर्जा का? कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल, J होता है। जूल। और शक्ति यानी पावर का? शक्ति का मात्रक है वॉट, W। ठीक है। तो ये सब व्युत्पन्न राशियां हो गई। अब बची पूरक राशियां। हाँ, इसमें बस 2 ही राशियां हैं। सिर्फ 2? जी। पहली है समतल कोण, प्लेन एंगल, जिसका SI मात्रक है रेडियन। रेडियन, RAD।
और दूसरी है घन कोण सॉलिड एंगल, जिसका SI मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR। बस यही दो हैं। चलिए, ये तो हो गई सामान्य माप की बात। लेकिन जब हमें बहुत लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे ग्रहों के बीच की दूरी, तो उसके लिए तो मीटर किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसी खगोलीय दूरियों के लिए कुछ विशेष मात्रकों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं वो? इनमें 3 सबसे प्रमुख हैं। पहला है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। और यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्ष सुनकर इसे समय का मात्रक समझ लेते हैं। सही कहा, जबकि ये दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। तो एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? ये वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में निर्वात में यानी वैक्यूम में तय करता है। और ये बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मात्रक है? दूसरा है खगोलीय इकाई, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहते हैं। ये क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक AU कहते हैं। जी। और तीसरा है पार्सेक। पार्सेक? हाँ, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी? हाँ प्रकाश वर्ष से भी बड़ी? जी हाँ, एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, तो सबसे बड़ी इकाई पार्सेक हुई। यहीं पर एक सवाल आता है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। पार्सेक और पास्कल, इन दोनों में क्या अंतर है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। पार्सेक, जैसा हमने अभी बात की, दूरी की इकाई है, वो भी बहुत बड़ी दूरी की। ठीक है। जबकि पास्कल वो दाब यानी प्रेशर की SI इकाई है। अच्छा, तो पार्सेक दूरी के लिए और पास्कल दाब के लिए। बिल्कुल, दोनों में कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मूल SI राशियां कितने प्रकार की हैं? 7। MKS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। शक्ति यानी पावर का SI मात्रक क्या है? वॉट। कार्य का SI मात्रक? जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। आयतन की SI इकाई क्या है? घन मीटर m³। और आखिरी सवाल, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। अब अगला चैप्टर देखते हैं, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है। कोई भी राशि जिसे मापा जा सके, मतलब जैसे ऊंचाई, तापमान या भार, उसे भौतिक राशि कहते हैं। और दिशा और परिमाण के आधार पर इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो अदिश राशियों से शुरू करते हैं। अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये वो भौतिक राशियां हैं जिन्हें बताने के लिए सिर्फ परिमाण यानी बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। बिल्कुल, जैसे दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, दाब, शक्ति, समय और विद्युत धारा। अच्छा। जब डॉक्टर बताता है कि 102 डिग्री बुखार है, तो वो दिशा तो नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तापमान एक अदिश राशि है। और सदिश राशियां वो इसका ठीक उल्टा होंगे। हाँ, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अच्छा, दोनों। इसके उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग और बल। यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैंने ध्यान दिया है कि ज्यादातर सदिश राशियों के नाम में व या ब आता है, जैसे वेग, विस्थापन, बल। हाँ, ये एक अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अच्छा, जैसे घनत्व, दाब और विद्युत धारा में व या ब है, पर ये अदिश राशियां हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। सही बात है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। चलिए अब सदिशों को जोड़ने और गुणा करने के नियमों को समझते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सदिशों का जोड़। देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जब 2 सदिश, मान लीजिए A और B, एक दूसरे से किसी कोण मतलब थीटा पर काम कर रहे हों, तो उनका परिणामी निकालने का एक सूत्र है। और वो सूत्र है परिणामी R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु पर
पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है ठीक है। और उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का, तो यहाँ दोनों बलों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। हाँ, तो सूत्र में वैल्यू रखने पर परिणामी बल आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, जो कि √25 यानी 5 न्यूटन होगा। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है परिणामी बल का अधिकतम और न्यूनतम मान। हाँ, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। अधिकतम मान के लिए दोनों बलों को बस जोड़ देना है, a प्लस b, और न्यूनतम मान के लिए उन्हें घटा देना है, a माइनस b। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के 2 बल हैं, तो उनका अधिकतम परिणामी बल होगा 12 + 8 यानी 20 न्यूटन। और अगर पूछा जाए कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बल का परिणामी इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, 2, 5, 6 या 8 न्यूटन, तो हम पहले न्यूनतम मान निकालेंगे। 4 - 3 मतलब 1, और अधिकतम मान 4 + 3 मतलब 7। इसका मतलब परिणाम 1 और 7 के बीच ही होगा, तो 8 न्यूटन संभव नहीं है। सही। अब बात करते हैं समकोण एकांक सदिश की, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। i कैप, j कैप, k कैप। हाँ, वो ही। 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। इनकी दिशा को दर्शाने के लिए हम क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा में अक्सर एक सदिश देकर उसका परिमाण पूछा जाता है। जैसे अगर एक सदिश है a बराबर 3i + 8j + 5k, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका भी एक सीधा सूत्र है। परिमाण बराबर √i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। अच्छा, तो इस केस में परिमाण होगा √3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी √9 + 64 + 25, जो कि √98 हुआ। बिल्कुल। एक और सवाल, अगर सदिश है 3i + 4k, तो इसका y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा? क्योंकि इसमें j कैप का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब y अक्ष पर इसका मान 0 है। अच्छा, क्योंकि j वाला हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं सदिशों के गुणनफल पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये 2 तरह का होता है, अदिश गुणनफल जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और सदिश गुणनफल जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और मुख्य बात यह है कि 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी a.b एक अदिश राशि होती है। मतलब सिर्फ एक नंबर। हाँ, और 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट a × b एक सदिश राशि होती है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक आसान तरीका है ना? मान लीजिए 2 सदिश हैं, a बराबर 3i + 4j + 8k और b बराबर 4i + 6j + 9k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुणा करके सबको जोड़ दें। बस इतना आसान? हाँ, यानी 3 × 4 + 4 × 6 + 8 × 9। ये हुआ 12 + 24 + 72, जो कि 108 के बराबर होगा। बिल्कुल। और ये 108 एक अदिश राशि। अब अगला चैप्टर देखते हैं, पैमाना। पैमाना, हाँ, तो इसको समझने के लिए काम करते हैं। मीटर को हम अपना एक तरह से सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मीटर हमारा बेस हो गया। बिल्कुल। अब इससे छोटी इकाइयां भी हैं और बड़ी भी। तो पहले छोटी वाली देखें। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। मीटर से जो ठीक छोटी इकाई है वो है डेसीमीटर। डेसीमीटर यानी 10 की घात -1। सही। फिर आता है सेंटीमीटर, जो है 10 की घात -2, और फिर मिलीमीटर, 10 की घात -3। डेसी, सेंटी, मिली, ये तीनों तो एक साथ याद हो जाते हैं। हाँ, ये तिकड़ी याद रखना आसान है, लेकिन इसके बाद एक मजेदार छलांग आती है। अच्छा। मिलीमीटर के बाद अगली इकाई सीधे 3 घात नीचे जाती है, माइक्रोमीटर। मतलब 10 की घात -6। बिल्कुल, 10 की घात -6 मीटर। बीच का -4 और -5 कहाँ गया? बहुत अच्छा सवाल है। असल में विज्ञान में ना 1000 के गुणक में काम करना ज्यादा आसान होता है, तो -3 से सीधे -6, फिर -9 और फिर -12। समझ गई। तो -9 पर नैनोमीटर होगा। बिल्कुल, नैनोमीटर। और फिर उससे भी 1000 गुना छोटा, 10 की घात -12 पर पिकोमीटर। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए, एक डेसी, सेंटी, मिली और दूसरा माइक्रो, नैनो, पीको। हाँ, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये वजन या आयतन के लिए भी काम करता होगा। बिल्कुल, मीटर की जगह ग्राम लगा दें तो वजन की इकाइयां बन जाएंगी, और लीटर लगा दें तो आयतन की। ठीक है, अब मीटर से बड़ी इकाइयों को देखते हैं। हाँ,
तो मीटर से ठीक बड़ा है डेकामीटर यानी 10 मीटर, 10 की घात 1, फिर हेक्टोमीटर 10 की घात 2 और फिर हमारा सबसे परिचित किलोमीटर 10 की घात 3। तो यहाँ भी तिकड़ी बन गई, डेका, हेक्टो, किलो। सही। और इसके बाद भी वही 1000 गुना वाली छलांग है, किलोमीटर से 1000 गुना बड़ा मेगामीटर, मेगामीटर 10 की घात 6, फिर गीगामीटर 10 की घात 9 और फिर टेरामीटर 10 की घात 12। मतलब ये भी एक ग्रुप हो गया, मेगा, गीगा, टेरा। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है इनका रूपांतरण, एक इकाई से दूसरी में बदलना। हाँ, इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है। इसका एक बहुत सीधा नियम है, जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे और छोटी से बड़ी की तरफ तो भाग करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हम बड़ी यूनिट किलोमीटर से छोटी मीटर में जा रहे हैं, मतलब गुणा होगा। हाँ। किलो का मतलब है 10 की घात 3, तो 1 के आगे 3 शून्य, यानी 1000 मीटर। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? अब हम छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो भाग होगा। सही। तो 1/1000 किलोमीटर या 10 की घात -3 किलोमीटर। एकदम सही। चलिए एक और देखते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, हेक्टोमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी, तो गुणा होगा। अब कदम गिनते हैं। हाँ, हेक्टो से डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी और फिर मिली, कुल 5 कदम हुए। तो 1 के आगे 5 शून्य, 10 की घात 5 मिलीमीटर। देखिए कितना आसान है। पर एक सवाल है, अगर बीच में वो 3 घात वाली छलांग आ जाए तो? जैसे 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? हाँ, ये पेचीदा सवाल है, यहाँ कदम गिनने वाला तरीका काम नहीं करेगा। तो फिर इसे कैसे हल करेंगे? इसका एक बहुत सरल गणितीय तरीका है, आपको बस दोनों की घात देखनी है। अच्छा, नैनोमीटर की घात है -9 और डेसीमीटर की? -3। तो बस बड़ी घात में से छोटी को घटा दीजिए, मतलब 9 में से 1 घटा दें। 8 आएगा। तो जवाब है 10 की घात 8। 1 डेसीमीटर में 10 की घात 8 नैनोमीटर होते हैं। ये तरीका हमेशा काम करता है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप चलिए बहुत लंबी दूरियों की बात करते हैं, खगोलीय दूरियां, जहाँ किलोमीटर भी बहुत छोटा पड़ जाता है। हाँ, सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध इकाई है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। जो दूरी की इकाई है, समय की नहीं। बिल्कुल, ये वो दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में वैक्यूम में तय करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। बाप रे, बहुत ज्यादा। हाँ, इसके बाद आती है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। इसका मान है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। अच्छा, तो ये सौर मंडल के अंदर इस्तेमाल होती होगी। बिल्कुल। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। पार्सेक? हाँ, पार्सेक। एक पार्सेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। यानी ये प्रकाश वर्ष से भी लगभग 3.25 गुना बड़ी है। सही। इसका मान मीटर में 3.26 गुणा 10 की घात 16 होता है। कमाल है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं और कुछ आम इकाइयों को देखते हैं। जैसे कि फीट और इंच। हाँ, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये तो सबको पता है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये बहुत जरूरी है याद रखना। सही। और एक इकाई होती है फैदम। फैदम, हाँ, समुद्र की गहराई नापने के लिए 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। और गज का क्या हिसाब है, जो प्लॉट्स के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, अगर लंबाई नाप रहे हैं तो 1 गज में 3 फीट जी। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात होती है तब वो वर्ग गज हो जाता है। बिल्कुल, तो 1 वर्ग गज मतलब 3 फीट गुणा 3 फीट, यानी 9 वर्ग फीट। बिल्कुल। वो लोग अक्सर 3 से भाग दे देते हैं, जो गलत है। यही सबसे आम गलती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट 30 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल हुआ 30 गुणा 15 यानी 450 वर्ग फीट। अब इसे गज में बदलने के लिए 9 से भाग देंगे। तो 450/9 50 गज। वो प्लॉट 50 गज का हुआ। एकदम सही। कुछ और इकाइयां भी हैं जो सीधे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। हाँ, जैसे मील। 1 मील में लगभग 1.61 किलोमीटर होते हैं। और एक समुद्री मील भी होता है। नॉटिकल माइल। हाँ, वो थोड़ा बड़ा होता है, 1.852 किलोमीटर। अच्छा। और वजन में ऑन्स और पाउंड? हाँ, 1 औंस में लगभग 28.35 ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में लगभग आधा किलो, मान लीजिए 0.45 किलोग्राम। ठीक है। और तरल चीजों के लिए गैलन और बैरल? 1 गैलन में 3.78 लीटर होते हैं
और बैरल जो कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल होता है उसमें 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर, ये नंबर याद रखना हो। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रकाश यानी लाइट। बिल्कुल, और इस चर्चा में हम प्रकाश की जो मूल बातें हैं उन्हें समझेंगे। मतलब ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, और ये कैसे व्यवहार करता है। हाँ, हम परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही हम वर्ण विक्षेपण, प्रकर्णन और विवर्तन को भी मतलब संक्षेप में जानेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ परीक्षा के लिए जो जरूरी तथ्य हैं और मुख्य बिंदु हैं उन पर ही फोकस रहे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, प्रकाश आखिर है क्या? सीधी सी बात है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। हाँ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। और इसका सबसे जरूरी गुण मुझे लगता है यह है कि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, ये निर्वात में, वैक्यूम में भी यात्रा कर सकता है, जहाँ ध्वनि बिल्कुल नहीं चल सकती। प्रकाश की एक और दिलचस्प बात है उसकी दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर। हाँ, ये एक तरंग भी है और एक कण भी। तो पहले तरंग सिद्धांत की बात करते हैं। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे रस्सी में लहरें बनती है ना, कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। हाँ। अच्छा, और फिर न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, पार्टिकल थ्योरी। हाँ, उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें कणिकाएं या फोटॉन कहते हैं। तो फिर हमें प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों लगता है? उसका कारण है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कि हमें उसका मुड़ना महसूस ही नहीं होता। सही है। अब जल्दी से देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। हाँ, ये काफी सीधा है। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस, मतलब जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य या जलता हुआ बल्ब। और फिर है अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, वे दूसरों के प्रकाश से दिखते हैं। चंद्रमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल, या कोई मेज, कुर्सी। फिर आता है कि प्रकाश उनसे आर पार जा सकता है या नहीं, जैसे पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, जिनसे प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है, कांच की तरह। हाँ, फिर है अर्धपारदर्शक, ट्रांसलूसेंट, जिनसे प्रकाश का कुछ ही हिस्सा जा पाता है। इसका क्लासिक उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज। बिल्कुल। और आखिर में अपारदर्शी, ओपेक, जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता, जैसे पत्थर या ईंट। ठीक है, ये तो आसान था। अब आते हैं परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है जो याद रखना है? सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इक्वल्स एंगल R। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अभिलंब मतलब नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो वो 30 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर सवाल ये हो कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच कुल कोण कितना है, तो वो हो जाएगा 30 + 30 यानी 60 डिग्री। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो पूछा जाता है। अच्छा, तो परावर्तन में प्रकाश लौट जाता है, लेकिन अपवर्तन में? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और अपनी दिशा बदल लेता है, मतलब मुड़ जाता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। वो क्या? जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो उसका वेग, वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये दोनों बदल जाते हैं। लेकिन उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। कभी नहीं। आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। और अपवर्तन के भी 2 मुख्य नियम हैं, है ना? हाँ, बहुत आसान है। पहला, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अभिलंब नॉर्मल की ओर झुक जाता है। और दूसरा, जब वो सघन से विरल माध्यम में जाता है, जैसे पानी से वापस हवा में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत के कारण हमें कई रोजमर्रा की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
और परीक्षाओं में सीधे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। तारों का टिमटिमाना भी इसी का नतीजा है। अच्छा, और सूर्योदय से थोड़ा पहले और सूर्यास्त के थोड़ा बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और खास स्थिति आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए। हाँ, इसमें होता ये है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। और इसके उदाहरण तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका मिराज का बनना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना जिससे हमारा इंटरनेट चलता है। क्या बात है। टूटे हुए कांच का कोई हिस्सा चमकीला दिखता है, वो भी इसी वजह से। और मेडिकल में एंडोस्कोपी तकनीक, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कमाल है। अब बात करते हैं रंगों की। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। हाँ, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बट जाता है और इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बैंगनी वायलेट रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, मतलब उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और लाल रेड रंग सबसे कम मुड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और बैंगनी का सबसे कम। ठीक है। और एक मिलता जुलता शब्द है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ये क्या है? जब प्रकाश धूल जैसे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, तो प्रकृति में रंगों से जुड़े अधिकतर सवालों का जवाब प्रकीर्णन ही होता है। ज्यादातर का? हाँ। जैसे आकाश और समुद्र का नीला दिखाई देना, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बिल्कुल। और इसी गुण के कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये रंग सबसे कम बिखरता है और दूर से भी साफ दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अंत में एक और चीज देख लेते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद या किसी तेज किनारे से होकर गुजरता है तो वो किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हाँ, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो छेद या अवरोध कितना छोटा है। छेद जितना छोटा होगा, विवर्तन उतना ही अधिक होगा। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, दर्पण। आज हम दर्पण यानी मिरर से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। हाँ, और हम खास तौर पे उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि समतल दर्पण के गुण, गोलीय दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता की गणना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण, मतलब मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिसकी सतह एकदम सपाट होती है, और दूसरा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिसकी सतह गोलाकार होती है। और गोलीय दर्पण भी मतलब 2 तरह के होते हैं? हाँ, ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, मतलब कन्वेक्स मिरर, जिसकी सतह बाहर की तरफ निकली हो। बिल्कुल, जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और दूसरा है अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर, जिसकी सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। अच्छा, और इनसे जो प्रतिबिंब या इमेज बनती है वो भी अलग होती होंगी? हाँ, और ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये हमेशा उल्टा, मतलब इन्वर्टेड बनता है। हमेशा उल्टा? हमेशा। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जो हमेशा सीधा इरेक्ट बनता है। ये एक पक्का नियम है। ठीक है, तो समतल दर्पण से शुरू करते हैं, जो हम रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके कुछ खास गुण हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, पहला तो ये कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ठीक बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। और तीसरा वो जिसमें सब उल्टा दिखता है। पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, मतलब आपका दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा। बिल्कुल। पर इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
है ना? हाँ, दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब ज्यादा तेजी से आता हुआ लगता है। हाँ, उसे 2v यानी दोगुनी रफ्तार से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये बहुत पूछा जाता है। और दूसरा ये कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी यानी h2 होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे कम से कम 3 फीट का शीशा चाहिए होगा अपना पूरा शरीर देखने के लिए। बिल्कुल सही। और समतल दर्पण का कोई खास उपयोग? एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है पेरिस्कोप में, जो पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। उसमें 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है ताकि पानी के अंदर से बाहर की चीजें देखी जा सके। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई समतल दर्पण की बात। अब आते हैं गोलीय दर्पणों के मुख्य उपयोग पर। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, सही? हाँ, इसीलिए इसे अपसारी यानी डाइवर्जिंग दर्पण भी कहते हैं। और इसका मुख्य काम है बड़ी चीजों को छोटा दिखाना। बिल्कुल, इसीलिए इसका सबसे आम उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में होता है, ताकि पीछे का बड़ा सा ट्रैफिक छोटे से शीशे में दिख जाए। सही। और सड़कों पर लगी स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग होता है, ताकि रोशनी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैले। समझ गया। अब आते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, इसका काम ठीक उल्टा है। ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित या फोकस करता है, इसलिए इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं। तो ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाता होगा। एकदम सही। इसीलिए इसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, या डॉक्टर कान, नाक, गले की जांच के लिए करते हैं। अच्छा, और टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में भी तो यही होता है ना? हाँ, वहाँ इसका उपयोग एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए होता है। सोलर कुकर में भी गर्मी को एक जगह केंद्रित करने के लिए। और शेविंग मिरर में भी? हाँ, शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति और आकार इस पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। बिल्कुल। इसका एक सरल सा नियम है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और आकार में बड़ा होता जाता है। तो इसमें कुछ खास जगह होंगी जिनके बारे में जानना जरूरी है? हाँ, कुछ खास स्थितियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, समान आकार का वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये तो आसान है। और दूसरी खास स्थिति है जब वस्तु फोकस F पर हो, तब प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनता है। बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और एक और स्थिति है जो सबसे अलग है ना? हाँ, और यही सबसे जरूरी है, जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच हो। ये एकमात्र केस है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी और सीधा होता है। बिल्कुल, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसी का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। समझ गया। उत्तल दर्पण का मामला तो शायद इससे आसान है। हाँ, उत्तल दर्पण का मामला बहुत सरल और सीधा है। उसमें क्या होता है? वस्तु को दर्पण के सामने आप कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। हमेशा। और वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही होगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया याद रखना। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रश्नों पर। इसके लिए 2 सूत्र सबसे जरूरी हैं। पहला है दर्पण सूत्र। हाँ, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। बिल्कुल। और इन सूत्रों में चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ वहीं होती है। इसका एक सरल नियम है, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। हाँ, इसलिए u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकस दूरी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f पॉजिटिव होती है। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन। हाँ, जिसे m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है m = -vu। और ये m का मान हमें प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कैसे? उसके चिन्ह से और उसके मान से। अगर m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अच्छा, और उसके मान मतलब वैल्यू से क्या पता चलता है? अगर m का मान बिना चिन्ह के 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है।
अगर 1 से कम है तो छोटा है, और अगर ठीक 1 है तो समान आकार का है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी दर्पण का आवर्धन है -1.38। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले चिन्ह देखिए। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, सही। और 1.38 जो कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब सिर्फ एक नंबर से हमें प्रतिबिंब की पूरी जानकारी मिल गई। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है लेंस। हाँ, लेंस। तो लेंस असल में एक पारदर्शी गोले का ही एक हिस्सा होता है। पारदर्शी गोला मतलब दर्पण जैसा नहीं? नहीं, दर्पण और लेंस में यही तो मेन फर्क है। दर्पण का एक सिरा पॉलिश होता है, पर लेंस वो पूरी तरह से पारदर्शी होता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि मोटे लेंस पास की चीजों के लिए होते हैं और पतले लेंस दूर की चीजों के लिए। मोटे तौर पर हाँ, मोटा लेंस नजदीक देखने के लिए और पतला लेंस दूर तक देखने के लिए। तो लेंस के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, है ना? उत्तल और अवतल। बिल्कुल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उसे कैसे पहचाने? बहुत आसान है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। अच्छा, और इसकी खासियत यह है कि ये रोशनी की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, मतलब केंद्रित कर देता है। कन्वर्ज करता है। हाँ, अभिसारित। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप? हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी अपनी आंख है, उसमें भी उत्तल लेंस ही है। अच्छा, और अवतल लेंस वो इसका ठीक उल्टा होगा? एकदम उल्टा, वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो अगर उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है तो अवतल फैला देता है, अपसारित करता है। तो उसे अपसारी लेंस कहते होंगे। बिल्कुल, डाइवर्जिंग लेंस, जैसे पानी का बुलबुला, वो एक तरह से अवतल लेंस का ही काम करता है। अरे हाँ, और चश्मों में भी तो लगता है। हाँ, चश्मे में, टॉर्च की लाइट में, ताकि रोशनी फैले, और दरवाजे में जो पीप होल होता है ना, उसमें भी। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी हिस्सा देखते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसके तो शायद 6 अलग-अलग मामले हैं। हाँ, 6 मुख्य स्थितियां हैं। सबसे पहली, जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर, ठीक है। तब प्रतिबिंब दूसरी तरफ फोकस पर यानी F2 पर बनेगा, एकदम बिंदु जैसा। और वास्तविक और उल्टा? हमेशा वास्तविक और उल्टा। अब दूसरी स्थिति, वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में, ओके। तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, पहले से थोड़ा बड़ा पर वस्तु से अभी भी छोटा, और वास्तविक उल्टा तो रहेगा ही। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच। अब तीसरी स्थिति, जब वस्तु ठीक 2F1 पर हो। ये खास है, क्यों? क्योंकि अब प्रतिबिंब भी ठीक 2F2 पर बनेगा और एकदम बराबर आकार का। अच्छा, सेम साइज का। हाँ, और वास्तविक उल्टा। अब चौथी स्थिति। वस्तु को और पास लाइए, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, अब प्रतिबिंब 2F2 से भी दूर चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा। मतलब अब इमेज बड़ी बनने लगी। हाँ, और वास्तविक उल्टी। अब पांचवी स्थिति, जब वस्तु ठीक फोकस यानी F1 पर आ जाए, तब तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बिल्कुल, अनंत पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और वास्तविक उल्टा। प्रोजेक्टर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और आखिरी छठा मामला, वो तो सबसे अलग है ना? हाँ, ये विशेष मामला है, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाती है, मतलब लेंस के बहुत ही करीब। तब क्या होता है? तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता ही नहीं, वो वस्तु की तरफ ही बन जाता है। अरे, और कैसा? बड़ा, सीधा और आभासी, वर्चुअल। यही मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। और अवतल लेंस का क्या? वो तो काफी आसान है शायद। अवतल लेंस बहुत सीधा साधा है, उसमें बस 2 ही स्थितियां हैं, पर नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता है। हमेशा एक जैसा? हाँ, आप वस्तु कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तरफ F1 और O के बीच ही बनेगा। और वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा? हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। एक बात याद रखने वाली है कि अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। ठीक है, तो लेंस का एक बहुत बड़ा उपयोग दृष्टि दोषों को ठीक करने में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, मायोपिया। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं। सही। इसमें होता यह है कि आंख का लेंस रोशनी को रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। तो उसे फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल,
इसलिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। माइनस नंबर का चश्मा, हाँ, अब इसका उल्टा है दूरदृष्टि दोष, हाइपरोपिया। मतलब दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं, जैसे पढ़ने में दिक्कत। सही, इसमें आंख का लेंस कमजोर हो जाता है और रोशनी को रेटिना के पीछे फोकस करता है। तो हमें रोशनी को इकट्ठा करने में मदद करनी होगी, मतलब उत्तल लेंस। एकदम सही, उत्तल लेंस प्लस नंबर का चश्मा। मैंने तो इसे याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी। निकट बड़ा शब्द है तो अवतल भी बड़ा शब्द, दूर छोटा शब्द तो उत्तल भी छोटा शब्द। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, काम करती है। और एक और होता है ना जो उम्र के साथ होता है। हाँ, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसमें पास और दूर दोनों जगह देखने में समस्या होती है। तो उसके लिए दोनों लेंस चाहिए। हाँ, उसके लिए द्विफोकसी यानी बायफोकल लेंस इस्तेमाल होता है। चश्मे में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस। अब कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। जरूर। सबसे जरूरी है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। 1F = 1V 1U। हाँ, जहां F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ तो प्लस माइनस के चिन्हों में होती है। उसका एक बहुत सरल नियम है जिसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। बताइए। वस्तु की दूरी यानी U हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी, हमेशा। ठीक है, U हमेशा नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी F हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी, प्लस। और अवतल लेंस की? अवतल लेंस की फोकस दूरी F और प्रतिबिंब की दूरी V, ये दोनों हमेशा ऋणात्मक ही होती हैं। ये नियम याद रहे तो सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेंस की क्षमता के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस। हाँ, लेंस की क्षमता का मतलब है कि वो प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा या कम मोड़ सकता है। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, D। सही, और इसका सूत्र है P = 100F। पर ध्यान रहे कि यहाँ फोकस दूरी F सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और इसमें भी प्लस माइनस का चक्कर है। वही पुराना नियम, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस और अवतल लेंस की ऋणात्मक माइनस। अच्छा, और अगर दो लेंस को जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल क्षमता बस जुड़ जाती है, P = P1 + P2। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक उत्तल लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो उसकी क्षमता P1 होगी 100/25 यानी +4 डायोप्टर। ठीक है। और एक अवतल लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो उसकी क्षमता P2 होगी 100/-10 क्योंकि अवतल है, तो -10 डायोप्टर। हाँ, तो अब कुल क्षमता क्या होगी? कुल क्षमता P = +4 + -10 यानी -6 डायोप्टर। बिल्कुल सही। और क्योंकि आखिर में क्षमता नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक अवतल लेंस की तरह ही काम करेंगे। ये वाकई कमाल है कि कैसे कांच के एक टुकड़े के आकार को बस थोड़ा सा बदलकर हम रोशनी को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आज वैज्ञानिक लिक्विड लेंस बना रहे हैं जो हमारे फोन के कैमरा में लगे हैं और बिजली के एक छोटे से करंट से अपनी फोकस दूरी बदल लेते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी गैलेक्सी भी अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने पीछे से आ रही रोशनी को मोड़ देती हैं और एक विशालकाय ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस सरल सिद्धांत को हम आज समझ रहे हैं वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमानों पर भी काम कर। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव नेत्र। चलिए इसे समझते हैं। मानव नेत्र मतलब शरीर का वो हिस्सा जो प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है, और इसी की वजह से हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों में फर्क करने की क्षमता है। 1 करोड़ रंग। और इसका साइज कितना होता है? बहुत बड़ा नहीं, इसका व्यास मतलब डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, और अगर हम इसकी बाहरी बनावट देखें तो देखिए, ऊपर और नीचे पलकें होती हैं और पलकों पर जो बाल होते हैं आईलैश, वो धूल मिट्टी से बचाते हैं। और आंख का जो सफेद वाला हिस्सा दिखता है वो है स्क्लेरा, और जो रंगीन हिस्सा है, किसी का काला किसी का भूला, वो आइरिस है ना? बिल्कुल, वो आइरिस है। और आइरिस के ठीक बीच में जो काला सा बिंदु है वो है प्यूपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। ये क्या होता है? कॉर्निया आंख के सबसे ऊपर की एक पारदर्शी और उभरी हुई पतली झिल्ली है। मतलब प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आंख में जाता है। हाँ, प्रकाश इसी के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। और सबसे जरूरी बात, नेत्रदान के समय पूरी आंख नहीं दी जाती, सिर्फ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ कॉर्निया का। अच्छा, तो कॉर्निया की ठीक पीछे क्या है? वही रंगीन हिस्सा? हाँ, कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस, या जिसे परितारिका भी कहते हैं।
ये एक रंगीन रिंग जैसी मांसपेशी की संरचना है। और इसी से आंखों का रंग तय होता है, काला, भूरा या नीला। जी हाँ, वही। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या? हर इंसान का आइरिस पैटर्न उंगलियों के निशान की तरह एकदम अनोखा होता है। अरे वाह! इसीलिए बायोमेट्रिक पहचान में जैसे आधार कार्ड बनवाते समय आइरिस को स्कैन करते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए तो आइरिस का मुख्य काम क्या है? सिर्फ रंग देना? नहीं, इसका मुख्य काम है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली मतलब आइरिस के बीच वाला काला छेद? हाँ, वही, जिससे प्रकाश असल में अंदर जाता है। तो जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है। सही, ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। और जब हम कम रोशनी में होते हैं तो वो पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब हम धूप से किसी अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, क्योंकि आइरिस को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, अब पुतली के ठीक पीछे होता है आंख का लेंस। लेंस? ये तो एक पारदर्शी संरचना होगी। हाँ। और ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इसका काम है प्रकाश को एक जगह फोकस करना। कहाँ फोकस करना? रेटिना पर। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस लेंस को अपनी जगह पर कौन पकड़ कर रखता है? सिलियरी मांसपेशियां, मतलब सिलियरी मसल्स। ये मांसपेशियां सिर्फ लेंस को पकड़ती नहीं है, और कुछ भी करती हैं। हाँ, ये लेंस की फोकस दूरी को भी कंट्रोल करती है। जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तो ये मांसपेशियां लेंस को पतला कर देती हैं। और जब पास की कोई चीज देखनी होती है तो ये लेंस को मोटा कर देती हैं। समझ गए। आंख के अंदर कोई तरल पदार्थ भी होता है? हाँ, दो तरह के द्रव होते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, ये पोषण देता है। और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर, ये थोड़ा गाढ़ा जेली जैसा होता है। और इसका क्या काम है? ये आंख को उसका गोलाकार आकार बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी देखते हैं उसकी इमेज या प्रतिबिंब आंख के पिछले पर्दे पर बनता है। हाँ, और उसी पर्दे को रेटिना कहते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा या उल्टा? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मतलब हम दुनिया को उल्टा देखते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। कमाल है। और रेटिना से दिमाग तक ये सिग्नल कौन ले जाता है? वो ले जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इसमें कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती होंगी? जी, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स? रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। रात में उल्लू की आंखों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तभी वो रात में इतना साफ देख पाता है। और कोन सेल्स? कोन सेल्स तेज रोशनी में काम करती हैं और रंगों की पहचान कराती हैं। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, सी से कोन, सी से कलर। बढ़िया है। मैंने सुना है रेटिना पर दो खास बिंदु भी होते हैं। हाँ, एक है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। और दूसरा है येलो स्पॉट या मैक्युला, यहाँ पर सबसे साफ, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आंखों की कुछ आम समस्याओं पर बात करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। हाँ, मायोपिया, इसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस लगता है? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है। ठीक है। और इसका उल्टा, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं पर पास की नहीं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता होगा। बिल्कुल, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। और एक और स्थिति है जो अक्सर उम्र के साथ होती है, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखती है और न ही दूर की। इसके लिए तो वो बाइफोकल लेंस वाला चश्मा लगता है ना? हाँ, बाइफोकल लेंस जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा अबिंदुकता या अस्टिग्मेटिज्म भी होता है। जी, इसमें सीधी खड़ी वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं। इसका इलाज बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस से होता है। और मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद में तो आंख का जो लेंस है वही धुंधला हो जाता है, जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। हाँ, उसे ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। कुछ और रोचक तथ्य देखते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? लगभग 16 सेकंड तक।
अच्छा, और स्वस्थ आंखों के लिए साफ देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम? अधिकतम दूरी अनंत होती है। हम चांद तारे भी देख सकते हैं। ये तो है। एक और दिलचस्प बात, मानव आंख की क्षमता कितने मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर होती है? लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर। 576? अविश्वसनीय। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई वस्तु हमें पास से बड़ी और दूर से छोटी क्यों दिखाई देती है? ये होता है दर्शन कोण के कारण, विजुअल एंगल। दर्शन कोण वो क्या है? पास की वस्तु आंख पर बड़ा कोण बनाती है, इसलिए बड़ी दिखती है, और दूर की वस्तु छोटा कोण बनाती है, इसलिए वो हमें छोटी दिखाई देती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। आज हम बात करेंगे तरंगों यानी वेव्स के बारे में। अच्छा, तो जब हम वेव या तरंग सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? मेरे तो दिमाग में शांत पानी में पत्थर फेंकने पर वो जो गोल गोल घेरे बनते हैं वो आते हैं। और ये एकदम सही शुरुआत है, क्योंकि वो तस्वीर ही तरंग की सबसे खास बात को समझा देती है। कैसे? तरंग असल में एक हलचल है, एक डिस्टर्बेंस, और इसका काम सिर्फ एक है, ऊर्जा को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि पानी के कण खुद बहकर किनारे तक नहीं जाते, वो तो बस अपनी जगह पर यूं समझिए कि ऊपर नीचे होते हैं और अपनी ऊर्जा अगले कण को पास कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे स्टेडियम में लोग मैक्सिकन वेव करते हैं, कोई अपनी सीट से उठकर दूसरी जगह तो जाता नहीं, बस अपनी बारी आने पर खड़े होकर बैठ जाते हैं और वो वेव पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। एकदम सटीक उदाहरण। तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर है, पदार्थ का नहीं। और इसी आधार पर हम तरंगों को दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। दो परिवार? हाँ, पहला परिवार है यांत्रिक तरंगों का, मतलब मैकेनिकल वेव्स। ओके। इन्हें चलने के लिए किसी ना किसी सहारे की यानी एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे पानी की लहरों के लिए पानी चाहिए या आवाज के लिए हवा। ये वैक्यूम में, मतलब निर्वात में नहीं चल सकती। तो अगर मैं चांद पर जाके चिल्लाऊं तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सूरज की रोशनी तो हम तक पहुंचती है, और सूरज और पृथ्वी के बीच तो मीलों का खाली स्पेस है, वैक्यूम है, वहां तो कोई माध्यम नहीं है। तो वो किस तरह की तरंग हुई? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा परिवार आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा। ये वो आत्मनिर्भर तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये खाली स्पेस में भी बड़ी आराम से चलती हैं। प्रकाश, एक्सरे, रेडियो सिग्नल, ये सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो दो खानदान हो गए, एक जिन्हें सहारा चाहिए मतलब यांत्रिक, और दूसरे जो आत्मनिर्भर है यानी विद्युत चुंबकीय। जी। तो इनके अंदर भी तो अलग अलग तरह के सदस्य होंगे, पर उन पर बात करने से पहले मुझे लगता है तरंगों की भाषा के कुछ जरूरी शब्द समझ लेने चाहिए। जरूर, इससे आगे सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। तो वापस पानी की लहरों पर चलते हैं। ठीक है। वो लहर जितनी ऊंची उठती है उससे हम विज्ञान में आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऊंचाई को आयाम कहते हैं। हाँ, और लहर का जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं श्रृंग यानी क्रेस्ट। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो है गर्त यानी ट्रफ। तो श्रृंग मतलब चोटी और गर्त मतलब खाई, है ना? एकदम सही। अब दो और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है तरंग धैर्य, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ? जी, ये एक तरंग की लंबाई होती है, मतलब दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी। इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है। और दूसरा शब्द है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में किसी एक जगह से कितनी तरंगे गुजर रही हैं। बिल्कुल। और इसे हम हर्ट्ज में नापते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है। तरंग धैर्य और आवृत्ति की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मतलब? ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ लंबी होगी तो आवृत्ति कम होगी, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी। एकदम सही। तो इसी तरंग धैर्य और आवृत्ति के खेल ने एक पूरा स्पेक्ट्रम बना दिया है, खासकर उन आत्मनिर्भर तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हाँ बिल्कुल, ये पूरा स्पेक्ट्रम एक कॉस्मिक प्लेलिस्ट की तरह है, जिसके सारे गाने प्रकाश की रफ्तार से चलते हैं, बस सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे कम वेवलेंथ वाली तरंगे हैं गामा किरणें, गामा रेज। इनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि ये कई इंच मोटी धातु की चादर के भी आर पार निकल सकती हैं। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लगती हैं। हाँ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं, लेकिन इसी भेदन क्षमता का इस्तेमाल हम नियंत्रित तरीके से
कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी में करते हैं। अच्छा, तो जो चीज खतरनाक है वही सही इस्तेमाल से जीवन भी बचाती है। बिल्कुल। गामा किरणों के बाद आती हैं एक्स किरणें, एक्सरेज। हाँ, इनके बारे में तो सब जानते हैं। जी, इनकी खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। इनकी ऊर्जा गामा से थोड़ी कम होती है, इसलिए ये हमारी हड्डियों से तो नहीं गुजर पाती, लेकिन मांस से गुजर जाती हैं, और इसी वजह से हमें शरीर के अंदर की तस्वीर मिल जाती है। और एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग भी तो इन्हीं से होती है। हाँ, इसके बाद आती हैं पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज। सनस्क्रीन वाली किरणें। हाँ, वही। ये सूरज से आती हैं और इनकी ज्यादा मात्रा त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है। शुक्र है कि हमारी ओजोन परत ज्यादातर यूवी किरणों को रोक लेती है। लेकिन मैंने सुना है आरओ मशीनों में भी इनका इस्तेमाल होता है। सही सुना है। पानी को साफ करने के लिए बैक्टीरिया को मारने में इनका इस्तेमाल होता है। वाह, मतलब एक ही ऊर्जा जानलेवा भी है और जीवन देने वाली भी। इसके बाद तो वो हिस्सा आता होगा जिसे हम देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। ये पूरे स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसे हमारी आंखें पकड़ सकती हैं। न्यूटन ने बताया था ना कि इसी में 7 रंग छुपे हैं। जी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी नन्हे से हिस्से की वजह से हमें ये पूरी दुनिया रंगीन दिखाई देती है। और जब हम रिमोट से टीवी का चैनल बदलते हैं, वो भी तो एक तरह की तरंग ही होती है, वो तो दिखाई नहीं देती। सही पकड़ा। दृश्य प्रकाश के ठीक बाद आती हैं अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं। अच्छा। आपका टीवी का रिमोट, नाइट विजन कैमरा, ये सब इंफ्रारेड तरंगों पर ही काम करते हैं। और फिर आती हैं मेरी पसंदीदा तरंगे जो बचा हुआ खाना गर्म करती हैं, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। हाँ, माइक्रोवेव ओवन। ये तरंगे खाने में मौजूद पानी के अणुओं में कंपन पैदा करती हैं और उसी घर्षण से खाना गर्म हो जाता है। इनका और कोई इस्तेमाल? हाँ, एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है रडार सिस्टम में, हवाई जहाजों और मौसम का पता लगाने के लिए। ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के आखिर में कौन सी तरंगे हैं? आखिर में आती हैं सबसे लंबी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती होगी? सबसे लंबी, कुछ तो इमारतों से भी बड़ी, और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी रुकावटों को भी आसानी से पार कर जाती हैं। आज हम जो FM रेडियो सुन रहे हैं या वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। ये तो कमाल है। एक ही परिवार में कितनी वैरायटी है। चलिए, अब वापस उस दूसरे परिवार पर चलते हैं जिन्हें सहारा चाहिए, यांत्रिक तरंगे। हाँ, यांत्रिक तरंगे। इनमें 2 प्रकार हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। इन्हें कैसे समझे? बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपने एक रस्सी का एक सिरा दीवार से बांधा है और दूसरा आपके हाथ में है। हाँ। अब अगर आप अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाती हैं तो रस्सी में एक लहर बनेगी जो आगे दीवार की तरफ जाएगी। बिल्कुल। तो लहर तो आगे जा रही है, लेकिन रस्सी का कोई भी हिस्सा खुद आगे नहीं जा रहा, वो बस अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, ये तो है। बस यही अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर, कंपन करते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे? पानी की सतह पर बनी तरंगें, गिटार के तार का कंपन और भूकंप के दौरान आने वाली खतरनाक एस तरंगे, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और इनकी कोई सीमा है? इनकी एक बड़ी सीमा है। ये तरंगे ठोस चीजों में और द्रवों की सतह पर तो बन सकती हैं, लेकिन ये गैसों में या द्रव के अंदर नहीं चल सकती। अच्छा, ये गैस में नहीं चल सकती। तो दूसरी तरह की यांत्रिक तरंगे कौन सी हैं? दूसरी है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें क्या होता है? इनमें कण ऊपर नीचे नहीं बल्कि आगे पीछे गति करते हैं, ठीक उसी दिशा में जिस दिशा में तरंग जा रही है। आगे पीछे? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक स्लिंकी स्प्रिंग है। अगर आप स्लिंकी के एक सिरे को धक्का दें तो आप देखेंगी कि एक दबाव की लहर आगे बढ़ती है। हाँ, उसमें कुछ हिस्से एक दूसरे से बहुत पास आ जाते हैं और कुछ हिस्से फैल जाते हैं। एकदम सही। जहां कण पास पास आ जाते हैं उसे हम संपीड़न कहते हैं, और जहां कण दूर दूर फैल जाते हैं उसे विरलन कहते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं? जी, और इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी उदाहरण है ध्वनि, यानी हमारी आवाज। आवाज, वो कैसे? जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले से निकलने वाली ऊर्जा हवा के कणों को धक्का दे रही है। इससे हवा में कहीं कण पास पास आ रहे हैं,
यानी संपीड़न, और कहीं दूर दूर हो रहे हैं यानी विरलन। और यही दबाव की लहर चलकर कानों तक पहुंचती है। और ये तो हवा में चल रही है, मतलब ये गैसों में चल सकती है। हाँ, और यही इनका सुपर पावर है। अनुप्रस्थ तरंगों के विपरीत अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में आराम से चल सकती हैं। इसीलिए हमें पानी के अंदर भी आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम दोनों को एक साथ रखकर देखें तो इनके बीच मुख्य अंतर क्या क्या हुए, मुझे लगता है अब मैं बता सकती हूँ। बताइए, देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है कणों की हरकत का। अनुप्रस्थ में कण लहर के रास्ते पर ऊपर नीचे नाचते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य में लहर के साथ साथ आगे पीछे होते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरा अंतर है उनकी बनावट का। अनुप्रस्थ तरंगों में चोटी मतलब श्रृंग और खाई मतलब गर्त बनती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में दबाव वाले हिस्से यानी संपीड़न और फैले हुए हिस्से यानी विरलन बनते हैं। शानदार। और तीसरा और आखिरी मुख्य अंतर है माध्यम को लेकर। अनुप्रस्थ तरंगें थोड़ी नखरीली होती हैं, वो गैसों में नहीं चल सकती, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें हर फनमौला हैं, वो ठोस, द्रव, गैस कहीं भी चल सकती हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ध्वनि, साउंड। जी, ध्वनि। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ध्वनि आखिर है क्या। हाँ, मतलब ये पैदा कैसे होती है और हम तक पहुंचती कैसे। बिल्कुल। तो देखिए, ध्वनि असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। ये कणों में कंपन मतलब वाइब्रेशन से पैदा होती है। वाइब्रेशन से? हाँ, और ये एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव, जिसका मतलब है कि इससे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम जैसे कि हवा, पानी? जी, जैसे ठोस, द्रव या गैस कुछ भी चलेगा, लेकिन माध्यम होना जरूरी है। अच्छा, मतलब ये प्रकाश की तरह नहीं है, ये अंतरिक्ष के वैक्यूम या निर्वात में नहीं चल सकती। एकदम सही कहा, क्योंकि निर्वात में कोई कण ही नहीं होते तो कंपन आगे कैसे बढ़ेगा, वहां कोई आवाज नहीं होती। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर परीक्षाओं के लिए। तो इसकी गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है ठोस में यानी सॉलिड में। उसके बाद द्रव में, लिक्विड में, और सबसे धीमी होती है गैस में। और निर्वात में तो शून्य? बिल्कुल, निर्वात में शून्य। ठीक है, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या ध्वनि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, होते हैं। हम इन्हें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला है श्रव्य तरंगे मतलब ऑडिबल वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अच्छा, ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें हम मतलब इंसान सुन सकते हैं। जी। दूसरी है अश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। तो इन्हें हम नहीं सुन सकते? नहीं, इंसान इन्हें नहीं सुन सकते, पर कुछ जानवर जैसे कुत्ते या बिल्लियां इन्हें सुन सकते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से भी ऐसी ही तरंगे निकलती हैं। और तीसरा प्रकार? तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। इन्हें भी इंसान नहीं सुन सकते होंगे? नहीं, लेकिन चमगादड़ और कुत्ते इन्हें भी सुन सकते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, इन पराश्रव्य तरंगों का असल जिंदगी में कोई इस्तेमाल होता है? अरे बहुत इस्तेमाल होता है। इनका सबसे बड़ा उपयोग तो सोनार SONAR टेक्नोलॉजी में होता है। सोनार? जिससे समुद्र की गहराई मापते हैं? हाँ बिल्कुल, गहराई मापने के लिए या पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। इसके अलावा चिकित्सा में भी इसका बहुत उपयोग है। चिकित्सा में आप सोनोग्राफी की बात कर रही हैं? अल्ट्रासाउंड? एकदम सही, सोनोग्राफी। इसके अलावा धातु के बड़े ब्लॉक्स में दरारें खोजने और खेती में कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। कमाल है। तो अब उस ध्वनि पर आते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। जब हम अलग अलग आवाजों में फर्क करते हैं तो वो किन गुणों के आधार पर होता है? देखिए, यहाँ 4 मुख्य गुण हैं। पहला है प्रबलता यानी लाउडनेस। लाउडनेस मतलब आवाज का धीमा या तेज होना, जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं। जी, ये ध्वनि तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। आयाम जितना बड़ा होगा, ध्वनि उतनी ही तेज होगी। और ये इसे मापते किसमें है? इसे डेसिबल यानी डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। और दूसरा गुण? दूसरा है तारत्व यानी पिच। ये तय करता है कि आवाज मोटी है या पतली है। अच्छा, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये पूरी तरह से आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है।
ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज्यादा तारत्व यानी पतली आवाज। जैसे महिलाओं की आवाज या सीटी की आवाज। बिल्कुल। और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम तारत्व यानी मोटी आवाज, जैसे पुरुषों की या फिर ड्रम की आवाज। ये भी साफ हो गया, लेकिन तीसरा गुण क्या है? गुणता, टिम्बर। ये क्या होता है? गुणता वो गुण है जिससे हम एक ही प्रबलता और तारत्व वाली दो अलग अलग आवाजों में फर्क कर पाते हैं। मतलब? कोई उदाहरण? जैसे गिटार और बांसुरी, अगर दोनों पर एक ही सुर एक ही वॉल्यूम में बजे तब भी हम पहचान लेते हैं कि कौन सी आवाज गिटार की है। वो फर्क गुणता की वजह से है। अच्छा, और चौथा गुण तीव्रता, इंटेंसिटी। हाँ, ये प्रबलता से ही जुड़ा है, लेकिन ये थोड़ा व्यक्तिपरक है। ये सुनने वाले के कानों की संवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है। वैसे मैंने पढ़ा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। जी, और 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि को शोर माना जाता है। वो हानिकारक हो सकती है। चलिए अब गति पर वापस आते हैं। हवा में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ना? हाँ, लगभग उतनी ही। और इसी के आधार पर हम वस्तुओं की चाल को भी वर्गीकृत करते हैं। सबसोनिक और सुपरसोनिक। जी, जब किसी चीज की चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो वो सबसोनिक है, और अगर ज्यादा हो तो वो सुपरसोनिक कहलाती है। जैसे लड़ाकू विमान। एक हाइपरसोनिक भी होता है। हाँ, जब चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी ज्यादा हो तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। और ये मैक संख्या, मैक नंबर क्या है? मैक संख्या बस एक अनुपात है, किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात। मतलब अगर किसी विमान की चाल 2 मैक है तो वो ध्वनि की चाल से दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। बिल्कुल सही। और ये सुपरसोनिक विमान अपने पीछे एक शॉक वेव बनाते हैं। शॉक वेव? हाँ, जो बहुत शक्तिशाली होती हैं। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, क्या तापमान या दबाव जैसी चीजें ध्वनि की गति को बदल सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले दाब यानी प्रेशर की बात करते हैं। हाँ। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये थोड़ा अजीब है। मुझे लगता था दाब बढ़ाने से चाल बढ़नी चाहिए। ये एक आम गलतफहमी है। दाब बढ़ाने या घटाने से चाल नहीं बदलती। तो फिर किसका असर पड़ता है? तापमान का? हाँ, तापमान का सीधा असर पड़ता है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और घटने से घटती है। कितना फर्क पड़ता है? हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अच्छा, और आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी का? आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के बाद आवाज ज्यादा साफ और दूर तक सुनाई देती है। बिल्कुल, यही कारण है। चलिए अब कुछ और घटनाओं को संक्षेप में समझते हैं, जैसे कि इको यानी प्रतिध्वनि। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। साफ इको सुनने के लिए कोई खास शर्त होती है? दूरी की? हाँ, होती है। साफ प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और सतह के बीच कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.6 मीटर मतलब लगभग 17 मीटर। जी, लगभग 17 मीटर। ठीक है। और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। इसी वजह से रात के समय आवाज दिन की तुलना में ज्यादा दूर तक जाती है। अच्छा, और विवर्तन, डिफ्रैक्शन क्या है? ध्वनि का किसी रुकावट के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाना। इसी वजह से हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज सुन पाते हैं, भले ही हम उसे देख ना पाएं। एकदम सही, यही विवर्तन है। एक और शब्द है अनुनाद, रेजोनेंस। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कि सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल करने से मना किया जाता है। जी, अनुनाद। जब किसी वस्तु पर उसी की प्राकृतिक आवृत्ति का बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका कंपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर सैनिकों के कदम ताल की फ्रीक्वेंसी पुल की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो पुल में कंपन इतना बढ़ सकता है कि उसके टूटने का खतरा हो जाता है। समझ गया। और अंत में डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ये क्या है? ये बहुत सरल है। जब कोई ध्वनि का स्रोत, मान लीजिए ट्रेन का हॉर्न, हमारी ओर आता है तो उसकी आवाज तेज और तीखी सुनाई देती है। मतलब आवृत्ति बढ़ जाती है? हाँ, और जब वो हमसे दूर जाता है तो आवाज मोटी और धीमी सुनाई देती है, मतलब आवृत्ति घट जाती है। यही डॉपलर प्रभाव है। अच्छा। और ये सिर्फ ध्वनि पर ही नहीं, प्रकाश पर भी लागू होता है। प्रकाश पर भी? कैसे? खगोलविद इसी का इस्तेमाल करके तारों की गति का पता लगाते हैं। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट? हाँ जी।
रेड शिफ्ट का मतलब है तारा दूर जा रहा है और ब्लू शिफ्ट का मतलब है तारा पास आ। चलिए अगला अध्याय देखते हैं, गति और उसके प्रकार। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दो मूल बातें समझना जरूरी हैं। कौन सी? विराम यानी रेस्ट और गति यानी मोशन। अच्छा। कोई भी वस्तु या तो विराम की अवस्था में होती है या फिर गति की, और ये दोनों ही स्थितियां समय और प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती हैं। मतलब अगर समय और देखने वाले के हिसाब से किसी चीज की जगह नहीं बदल रही तो वो विराम में है। हाँ, और अगर बदल रही है तो वो गति में है। बिल्कुल। जैसे एक चलती ट्रेन में बैठे लोग एक दूसरे के लिए तो रुके हुए हैं, मतलब विरामावस्था में हैं, लेकिन बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए वो सब गति में है। एकदम सही। तो ये दोनों ही सापेक्षिक अवधारणाएं हैं, मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अब गति के प्रकारों पर आते हैं। इन्हें किन आधारों पर बांटा गया है? गति को मुख्य रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 3 आधार। हाँ, पहला है विमा के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है। दूसरा है पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। और तीसरा दोहराव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेशन। तो विमा के आधार पर शुरू करते हैं। पहला प्रकार क्या है इसमें? पहला है एक विमीय गति, मतलब 1 डिमेंशनल मोशन। एक विमीय। हाँ, जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। इसमें आपको इसकी स्थिति बताने के लिए बस एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार। बिल्कुल, या फिर एक ऊंचाई से सीधी नीचे गिराई गई कोई भी चीज। ठीक है। और द्विविमीय गति? द्विविमीय गति यानी 2 डिमेंशनल मोशन तब होती है जब कोई वस्तु एक तल मतलब एक प्लेन में गति करती है। और उसकी स्थिति बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसमें वस्तु एक साथ 2 विमाओं में चलती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। इसका कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं, जैसे तोप से दागे गए गोले की गति या हवा में फुटबॉल की गति। अच्छा, क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज छक्का मारता है तो गेंद आगे भी जाती है और ऊपर भी। एकदम सही। गेंद की दूरी और ऊंचाई दोनों होती हैं, वो द्विविमीय गति है। और तीसरा त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। इसमें वस्तु की स्थिति समय के साथ तीनों विमाओं में बदलती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में। हाँ, जैसे आकाश में उड़ती पतंग या हवाई जहाज की गति। हवा में उड़ते पक्षी की गति भी इसी में आएगी, है ना? बिल्कुल। ठीक है, अब पथ के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं? पथ के आधार पर 4 मुख्य प्रकार हैं: स्थानांतरण, घूर्णन, दोलन और प्रक्षेपी गति। सबसे पहले स्थानांतरण गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ये क्या है? इस गति में वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है और सबसे जरूरी बात, उसके सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ उप प्रकार है? हाँ, पहला है सरलरेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में चलती है, जैसे परेड करती हुई सैनिकों की टुकड़ी। सही। दूसरा है वक्रीय गति, कर्वी लीनियर मोशन। ये घुमावदार रास्ते पर होगी। हाँ, जब कोई वस्तु घुमावदार रास्ते पर चलती है, जैसे घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार। ठीक है। और वृत्तीय गति? सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। बिल्कुल। और एक और है अनियमित गति, रैंडम मोशन। जिगजैग। हाँ, इसे जिगजैग या ब्राउनियन गति भी कहते हैं, जैसे धूल के कणों की या चींटियों की गति। ठीक है, अगला प्रकार है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। अब ये वृत्तीय गति से कैसे अलग है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। घूर्णन गति में वस्तु अपने ही अक्ष मतलब एक्सिस के चारों ओर घूमती है, अपने ही अक्ष पर। हाँ, जबकि वृत्तीय गति में वह किसी बाहरी बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है। अच्छा, तो मुख्य बिंदु ये है कि घूर्णन गति में अक्ष वस्तु के अंदर होता है और वृत्तीय गति में बाहर। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिससे दिन रात होते हैं, वो घूर्णन गति है। और लट्टू की गति या पंखे के ब्लेड की गति, वो भी घूर्णन गति के ही उदाहरण हैं। ठीक है, अब दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताइए। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। हाँ, या झूले की गति। सितार के तार में होने वाला कंपन भी तो यही हुआ। बिल्कुल। और चौथा प्रक्षेपी गति,
प्रोजेक्टाइल मोशन, ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के पास किसी कोण मतलब एंगल पर फेंका जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक वक्रीय पथ पर गति करती है। इसी को प्रक्षेपी गति कहते हैं। हाँ, और इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार यानी पैराबोलिक होता है, ये याद रखना जरूरी है। इसका उदाहरण भाला फेंकना या तोप से निकला गोला। सही, या चक्का मारने पर गेंद की गति, ये सब प्रक्षेपी गति है। इससे जुड़े कुछ जरूरी सूत्र क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? इसमें 3 प्रमुख सूत्र हैं। पहला है परास यानी रेंज, जिसे R से दिखाते हैं। ये तय की गई क्षैतिज दूरी होती है। हाँ, इसका सूत्र है R बराबर U² sin 2 थीटा बटा G। इसमें एक विशेष तथ्य भी है ना, एंगल को लेकर। हाँ, कि अधिकतम रेंज 45 डिग्री के कोण पर मिलती है। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा सूत्र? दूसरा है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे T से दिखाते हैं, मतलब वस्तु जितनी देर हवा में रहती है। इसका सूत्र? T बराबर 2U sin थीटा बटा G। और तीसरा? महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट यानी H, गति के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। इसका सूत्र? H बराबर U² sin² थीटा बटा 2G। सही। यहाँ U प्रारंभिक वेग है, थीटा प्रक्षेपण कोण है और G गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। और वर्गीकरण का अंतिम आधार है दोहराव। इसमें कौन से प्रकार हैं? इसमें 2 प्रकार हैं। पहला आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। ये वो गति है जो खुद को दोहराती है? हाँ, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ पर अपनी गति को दोहराती है। जैसे एक घड़ी की सुइयों की गति। बिल्कुल। सेकंड वाली सुई हर 60 सेकंड में और मिनट वाली सुई हर 60 मिनट में अपनी गति दोहराती है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे SHM भी कहते हैं। ये क्या है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में अपने मध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है। अच्छा, तो ये दोलन गति का ही एक खास प्रकार हुआ? हाँ, कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की गति। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, न्यूटन के गति के नियम। इस चर्चा में हम न्यूटन के गति के तीनों नियमों को समझेंगे और उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी हैं, उन पर बात करेंगे। तो शुरुआत पहले नियम से करते हैं। इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम आखिर कहता क्या है? देखिए, पहला नियम बहुत ही सीधा सा है। ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी। हाँ। और अगर कोई वस्तु चल रही है एक समान गति से, तो वो वैसे ही चलती रहना चाहेगी। जब तक? हाँ, जब तक उस पर कोई बाहरी बल मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसी गुण को मतलब अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने के गुण को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व मतलब एक तरह का आलस। बिल्कुल, आप इसे किसी भी चीज का आलस कह सकते हैं। हाँ। वो जो कर रही है वही करते रहना चाहती है। हाँ। और ये 2 तरह का होता है। एक तो विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, तो विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। जैसे वो कंबल वाला उदाहरण बहुत आम है। हाँ बिल्कुल, जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो डंडा कंबल पर बल लगाता है, तो कंबल तो गति में आ जाता है, लेकिन जो धूल के कण हैं वो अपने जड़त्व के कारण मतलब अपने आलस के कारण वहीं रहना चाहते हैं, अपनी जगह पर। जी, और नतीजा ये होता है कि वो कंबल से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। हाँ, और ऐसा ही कुछ बस या ट्रेन में भी होता है ना। हाँ, जब वो अचानक चलती है। सही पकड़ा। जब बस अचानक चलती है तो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है जो सीट के संपर्क में है वो तो बस के साथ आगे बढ़ जाता है, पर ऊपरी हिस्सा वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल, वो जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है और हमें पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। अच्छा, एक और उदाहरण है वो कांच में गोली मारने वाला। वो हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। गोली की गति इतनी ज्यादा होती है कि वो कांच के सिर्फ उतने ही हिस्से को गति में ला पाती है जितने के वो संपर्क में आती है। हाँ। और एक साफ गोल छेद बन जाता है। और पत्थर से? पत्थर की गति कम होती है तो वो अपने आसपास के कांच पर भी बल लगाता है। पूरा का पूरा कांच गति में आने की कोशिश करता है और टूट जाता है, चटक जाता है। समझ गया। और पेड़ हिलाने पर फल का गिरना या फिर वो ग्लास पर रखे सिक्के वाला प्रयोग,
ये सब भी इसी में आएंगे? जी हाँ, ये सब विराम के जड़त्व के ही उदाहरण है। फल अपनी जगह रहना चाहते हैं, टहनियां हिल जाती हैं और वो टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई विराम के जड़त्व की बात। अब गति के जड़त्व के बारे में बताइए। गति का जड़त्व इसका ठीक उल्टा है। मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। जैसे चलती हुई बस जब अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा निचला शरीर तो बस के साथ रुक जाता है, पर ऊपरी शरीर गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर ही जाने की कोशिश करता है। और यही उस घुड़सवार के साथ भी होता है जब घोड़ा अचानक रुक जाता है। बिल्कुल, घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर गति में ही रहना चाहता है। मेरा एक सवाल है जी, क्या हर वस्तु का जड़त्व मतलब ये आलस एक जैसा होता है? एक फुटबॉल का और एक लोहे की भारी गेंद का? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। अच्छा, तभी भारी चीज को हिलाना या रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। एकदम सही। उसका जड़त्व ज्यादा होता है, वो अपनी स्थिति में बदलाव का ज्यादा विरोध करती है। और एक बात और याद रखने वाली है कि न्यूटन के पहले नियम से ही हमें बल की एक परिभाषा मिलती है कि बल वो चीज है जो अवस्था को बदलता है। जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। हाँ, पर दूसरे नियम को समझने से पहले हमें संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम, हाँ, ये क्या होता है? देखिए, किसी भी चलती हुई चीज का जो असर होता है उसका प्रभाव वो सिर्फ उसकी रफ्तार पर नहीं, उसके वजन पर भी निर्भर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल है। सीधी सी बात। इसका सूत्र है P = m × v। P = m × v। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी होती है। जी हाँ, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। वो क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल यानी फोर्स है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में बल की दिशा में पैदा हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, तो ये तो वही प्रसिद्ध सूत्र हो गया F = m × a। बिल्कुल, ये सूत्र हमें न्यूटन के दूसरे नियम से ही मिलता है। इसके व्यवहारिक उदाहरण क्या है? मतलब रोज की जिंदगी में ये कहाँ दिखता है? सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिकेट का। जब कोई खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे खींचता है। हाँ, वो ऐसा क्यों करता है? ऐसा करके वो गेंद के संवेग को शून्य करने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। समय को बढ़ा देता है। जी, और जब समय बढ़ जाता है तो बल का प्रभाव कम हो जाता है। इससे हाथ में चोट नहीं लगती। अच्छा, तो समय और बल का एक तरह से उल्टा रिश्ता है। बिल्कुल, इसी सिद्धांत पर गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर भी काम करते हैं। वो झटकों से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे सोखने का समय बढ़ा देते हैं, जिससे झटकों की तीव्रता कम हो जाती है। वाह, तो मतलब परीक्षा के लिए यही याद रख सकते हैं कि जहां भी चोट लगने या चोट से बचाने की बात हो रही हो वहां ज्यादातर दूसरा नियम ही लग रहा होता है। हाँ, ये एक अच्छी ट्रिक है। ज्यादातर मामलों में ये काम करती है। बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी नियम पर। न्यूटन का तीसरा नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। For every action, there is an equal and opposite reaction. जी, इसका मतलब है अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। इसके कुछ उदाहरण दीजिए ताकि ये और साफ हो जाए। जरूर। सबसे आम उदाहरण है बंदूक से गोली चलाना। जब गोली आगे की तरफ निकलती है, जो कि क्रिया है, तो बंदूक पर पीछे की ओर एक झटका लगता है। वो प्रतिक्रिया है। हाँ, बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए वो उतनी तेजी से पीछे नहीं जाती जितनी तेजी से गोली आगे जाती है। बिल्कुल सही। त्वरण कम होता है। दूसरा उदाहरण है नाव चलाना। जब नाविक चप्पू से पानी को पीछे धकेलता है, क्रिया, तो पानी नाव को आगे की ओर धकेलता है, जो प्रतिक्रिया है। और रॉकेट का उड़ना वो भी इसी में आएगा। जी हाँ, रॉकेट का उड़ना इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। रॉकेट बहुत तेजी से गैसों को नीचे की ओर फेंकता है, ये क्रिया है, और इसके जवाब में गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं, ये प्रतिक्रिया है। और नाव से किनारे पे उतरते समय भी तो ऐसा ही होता है। जब हम आगे कूदते हैं तो नाव पीछे खिसक जाती है।
हाँ, जब व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है, वो नाव पर पीछे की ओर एक बल लगाता है, जो क्रिया है, और प्रतिक्रिया में नाव व्यक्ति को आगे की ओर धकेलती है और खुद पीछे चली जाती है। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, गति। गति यानी मोशन। हाँ, इसमें हम दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सब पर बात करेंगे। और त्वरण और गति के जो समीकरण हैं, उनके जो की पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले दूरी और विस्थापन से ही शुरू करते हैं। ये दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ, अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा, बहुत फंडामेंटल अंतर है। तो दूरी यानी डिस्टेंस, वो तो सीधा साधा है मेरे ख्याल से। मतलब कोई भी चलती हुई चीज जितना भी रास्ता तय करती है, उस पूरे रास्ते की कुल लंबाई। एकदम सही। ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। बिल्कुल। जैसे आपकी गाड़ी का ओडोमीटर बताता है कि आपने 50 किलोमीटर चलाए, ये नहीं बताता किस दिशा में। वो 50 किलोमीटर आपकी तय की गई दूरी है। अच्छा, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वो इससे अलग कैसे है? विस्थापन है आपकी शुरुआती और आखिरी स्थिति के बीच की सबसे कम सीधी दूरी, एकदम स्ट्रेट लाइन। मतलब शॉर्टकट, हाँ कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें लंबाई के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, इसलिए इसे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन दोनों का एसआई मात्रक तो मीटर ही है ना? हाँ, मात्रक सेम है। यहीं पर एक और दिलचस्प बात है, दूरी कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सही बात है, अगर कुछ चला है तो दूरी तो होगी ही। लेकिन विस्थापन, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। 0? विस्थापन 0 कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज चली है तो? सोचिए, एक एथलीट है, वो एक गोलाकार मैदान का पूरा चक्कर लगाकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है। तो उसने दूरी तो तय की, मान लीजिए 400 मीटर। हाँ। लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ? उसकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन तो एक ही है। अरे, तो उसका विस्थापन 0 हो गया। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा फर्क है। एक और बात, तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। बिल्कुल, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं चाल और वेग की, स्पीड और वेलोसिटी। ये भी बिल्कुल दूरी और विस्थापन जैसे ही जुड़े हुए हैं। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। और ये भी एक अदिश राशि है, स्केलर। हाँ, और वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय। तो जाहिर है ये एक सदिश राशि है, वेक्टर। क्योंकि इसमें विस्थापन है जिसमें दिशा होती है। बिल्कुल, दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी ms होता है। जब हम गति के समीकरणों की बात करते हैं तो वेग के दो रूप बहुत आते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। हाँ, u और v। ये क्या है? देखिए, प्रारंभिक वेग जिसे u से दिखाते हैं, वो किसी भी मोशन की शुरू होने का वेग है, और अंतिम वेग v उसके अंत का वेग। अच्छा। और सवालों में कुछ छुपे हुए इशारे होते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका u 0 माना जाएगा। एकदम सही। और अगर कोई चीज चलकर रुक जाती है तो उसका v यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें सवाल हल करने में बहुत मदद करती हैं। सही है। अब अगला कॉन्सेप्ट है त्वरण, एक्सेलरेशन। इसकी परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका सूत्र है a = v - u / t। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। और इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी ms स्क्वायर। यहाँ एक और शब्द आता है मंदन, रिटार्डेशन। मंदन कुछ और नहीं, बस नेगेटिव त्वरण है। जब वेग समय के साथ घटता है, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो त्वरण की वैल्यू नेगेटिव आती है। हाँ, और उसी को हम मंदन कहते हैं। एक प्रैक्टिकल बात, सवालों में अक्सर गति किलोमीटर प्रति घंटा km/h में दी जाती है, और हमें उसे मीटर प्रति सेकंड ms में बदलना होता है। उसके लिए गति को 5/18 से गुणा करते हैं। हाँ, ये एक बहुत काम का शॉर्टकट है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कार की चाल 5 सेकंड में 42 ms से बढ़कर 77 ms हो जाती है। त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ u है 42, v है 77 और t है 5। तो फॉर्मूला है a = v - u t।
मतलब 77 माइनस 42 5, ये हुआ 35 5, यानी 7 ms²। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गति के समीकरण। गैलीलियो के दिए हुए 3 मुख्य समीकरण, लेकिन ये तभी लागू होते हैं जब त्वरण स्थिर हो, मतलब कांस्टेंट हो। अच्छा, ये एक शर्त है। हाँ, तो पहला समीकरण है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ s तय की गई दूरी या विस्थापन है। इन तीनों में क्या खासियत है? मतलब ये अलग अलग क्या बताते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हर समीकरण 2 चीजों के बीच का रिश्ता दिखाता है। जैसे पहला समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस at वेग और समय के बीच का संबंध दिखाता है। ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम। दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्थिति और समय के बीच का संबंध दिखाता है। पोजीशन एंड टाइम। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वेग और स्थिति के बीच का संबंध दिखाता है। अच्छा, तो इसमें समय नहीं है। बिल्कुल। और यही इसकी खासियत है। अगर सवाल में समय नहीं दिया गया है तो अक्सर तीसरे समीकरण का ही इस्तेमाल होता है। तो कौन सा समीकरण यूज करना है, ये इस पे निर्भर करता है कि सवाल में क्या जानकारी दी गई है। एग्जैक्टली। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से 2 ms² के त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया गया है? विराम अवस्था से मतलब u0, त्वरण a इज इक्वल टू 2 और समय t इज इक्वल टू 2, और निकालना क्या है? दूरी यानी s। तो हमारे पास u, a, t है और s चाहिए। कौन सा समीकरण लगेगा? मुझे लगता है दूसरा वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इसमें वैल्यूज रखिए। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 गुणा 2 प्लस हाफ गुणा 2 गुणा 2 का स्क्वायर। हाँ। तो पहला हिस्सा तो 0 हो गया, दूसरा हुआ हाफ 2 4, ये 2 से 2 कट गया तो बचा 4। तो s कितना आया? 4 मीटर। बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण देखते हैं जहां समय नहीं दिया गया है। ठीक है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो जरूरी मंदन क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर को ms में बदलना होगा। तो 72 को 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौके 72 और 4 गुणा 5 हुआ 20। तो हमारा प्रारंभिक वेग u हुआ 20 ms। सही है। और क्या क्या पता है? ट्रेन को रोकना है तो अंतिम वेग v होगा 0 और दूरी s है 200 मीटर। हमें त्वरण a निकालना है। यहाँ समय नहीं है, तो फिर तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बस इसमें वैल्यूज डालनी है। ठीक है, 0 स्क्वायर इक्वल्स 20 स्क्वायर प्लस 2a 200। हाँ। तो 0 इक्वल्स 400 प्लस 400a। अब 400 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस 400 इज इक्वल टू 400a। तो a कितना हुआ? a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइड बाय 400, यानी -1 ms स्क्वायर। और ये माइनस का निशान क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये मंदन है, रिटार्डेशन। बिल्कुल सही। तो ट्रेन को रोकने के लिए 1 ms स्क्वायर का मंदन चाहिए होगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बल और उसके प्रकार। तो सबसे पहले ये बल मतलब फोर्स आखिर है क्या? आसान भाषा में अगर समझें तो। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये बस एक धक्का या खिंचाव है। कोई भी ऐसी बाहरी चीज जो किसी वस्तु की अवस्था या उसकी स्थिति या उसके आकार को बदल दे, या बदलने की कोशिश करे। हाँ, या बदलने की बस कोशिश ही करें। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि किसी चीज को धकेलने से ज्यादा आसान उसे खींचना होता है। बिल्कुल, क्योंकि खींचते समय मतलब जब हम पुल करते हैं तो हमें ज्यादा प्रभावी बल मिलता है, एक बेहतर एंगल मिलता है। अच्छा। और हाँ, ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ ताकत नहीं, दिशा भी होती है। इसीलिए इसका मात्रक भी एक वैज्ञानिक के नाम पर है, न्यूटन। सही। तो बल के कई रूप होते होंगे, जैसे एक तो हो गया धक्का देना, दरवाजा खोलने जैसा। हाँ, और दूसरा खिंचाव, जैसे कोई रिक्शा चालक रिक्शा खींचता है। और एक संपीड़न भी होता है ना, कंप्रेस करना। हाँ, जैसे गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भरना। हमारी रसोई गैस LPG इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर एक तनाव बल भी होता है, जैसे रबर को दोनों सिरों से खींचना। बिल्कुल। और एक और है जो हम अक्सर महसूस करते हैं पर ध्यान नहीं देते,
वायु प्रतिरोध। एयर रेजिस्टेंस। हाँ, जब गाड़ी तेज चलती है तो हवा उसकी गति का विरोध करती है, वो भी एक तरह का बल है। और सबसे जरूरी घर्षण बल, फ्रिक्शन। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना तो हम चल भी नहीं सकते। यही तो हमें सड़क पर फिसलने से बचाता है ना? हाँ, और गाड़ियों तो आगे बढ़ने में भी यही मदद करता है। ये हमेशा गति की उल्टी दिशा में लगता है। अच्छा, तो इन सभी बलों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, जहां तक मुझे याद है। 2 मुख्य वर्ग हैं। एक है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल। संपर्क बल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उन्हें सीधे संपर्क की जरूरत होती है। और असंपर्क बल, वो बिना छुए ही काम करते हैं, जादू की तरह। एक तरह से कह सकती है, वो दूरी से ही अपना असर दिखाते हैं। चलिए पहले संपर्क बल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला तो आरोपित बल हुआ, अप्लाइड फोर्स। हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज पर सीधे सीधे बल लगाए, जैसे मेज को धक्का देना। सही। और दूसरा है लंबवत बल, जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? मान लीजिए मेज पर एक किताब रखी है, तो मेज की जो सतह है वो किताब पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है ताकि किताब स्थिर रहे। ओह, मतलब गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है और मेज उसे ऊपर धकेल रही है। बिल्कुल, यही लंबवत बल है जो उसे संतुलित करता है। और घर्षण बल पर तो हमने बात कर ही ली, ये भी तो संपर्क बल ही है। हाँ, क्योंकि ये 2 सतहों के संपर्क में आने पर ही काम करता है। फिर आता है तनाव बल, टेंशन फोर्स। ये भी संपर्क बल है। हाँ, ये किसी रस्सी, तार या केबल को जब दोनों सिरों से खींचा जाता है तब पैदा होता है। और आखिरी है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग फोर्स। हाँ, ये किसी दबी हुई या खींची हुई स्प्रिंग द्वारा लगाया जाता है, जैसे ट्रैम्पोलिन में या सोफे के अंदर लगे स्प्रिंग। ठीक है, तो ये संपर्क बल तो समझ में आ गए। अब उन जादुई बलों की बात करते हैं जो बिना छुए काम करते हैं। असंपर्क बल। हाँ, इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो गुरुत्वाकर्षण का ही आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, और शायद सबसे रहस्यमयी भी। हाँ, ये ब्रह्मांड की हर उस चीज के बीच काम करता है जिसमें द्रव्यमान है। इसी की वजह से तो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। बिल्कुल, और इसी की वजह से पृथ्वी पर ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज वापस नीचे आ जाती है। जैसे पेड़ से सेब का गिरना। हाँ, वो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अच्छा, अब दूसरा असंपर्क बल है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 2 आवेशित मतलब चार्ज्ड वस्तुओं के बीच लगता है। इसका वो बचपन वाला उदाहरण है ना, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़कर और फिर कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं। हाँ, और वो टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि बालों में रगड़ने से कंघी चार्ज हो जाती है और फिर वो न्यूट्रल कागज के टुकड़ों में मौजूद विपरीत चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आकर्षण। एग्जैक्टली। और तीसरा है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये तो हम सब जानते हैं, चुंबकों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसमें समान ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और ये सब बिना संपर्क में आए होता है। कमाल है। अब 2 बहुत जरूरी बलों को समझते हैं जिनके नामों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। हाँ, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। देखिए, अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल किसी भी वस्तु को एक वृत्तीय पथ पर मतलब एक सर्कुलर पाथ में गति कराने के लिए जरूरी है। और ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। हमेशा केंद्र की ओर। जैसे जब हम रस्सी से बंधा पत्थर घुमाते हैं तो रस्सी में जो तनाव होता है वो केंद्र की ओर होता है, वही अभिकेंद्रीय बल है। अच्छा, तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना वो भी इसी का उदाहरण हुआ? बिल्कुल, उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल कर काम करता है। ठीक है, तो इसके ठीक उलट है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या? अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है, स्यूडो फोर्स। असल में ये होता ही नहीं है। क्या मतलब? लेकिन जब हम गाड़ी में तेजी से मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ एक धक्का तो महसूस होता है। वो धक्का असल में आपका जड़त्व है, इनर्शिया। आपका शरीर सीधा जाना चाहता है, लेकिन कार मुड़ जाती है तो आपको लगता है कि कोई आपको बाहर धकेल रहा है। ओह, तो वो एक एहसास है, असली बल नहीं है। सही पकड़ा, वो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में महसूस होता है। लेकिन फिर वॉशिंग मशीन का ड्रायर कैसे काम करता है?
उसमें तो कपड़ों से पानी बाहर की तरफ ही निकलता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ड्रायर कपड़ों पर अभिकेंद्रीय बल लगाकर उन्हें गोल घुमाता है, हाँ, लेकिन पानी की बूंदों पर वैसा कोई बल नहीं होता, तो वो अपने जड़त्व के कारण सीधी रेखा में चलती हुई ड्रम के छेदों से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, तो हमें लगता है कि पानी बाहर फिंग गया, पर असल में कपड़े अंदर की तरफ खिंच गए। बिल्कुल, यही सिद्धांत दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन में भी काम करता है। ऐसे? जब दूध को मथा जाता है तो भारी कण बाहर की ओर चले जाते हैं और हल्की क्रीम वो केंद्र के पास जमा हो जाती है। तो इससे याद रखने का सरल तरीका क्या है? आपका मतलब होता है ऊपर या बाहर। तो जिस भी प्रक्रिया में कोई चीज बाहर की ओर निकलती हुई दिखे, वो अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर केंद्र से दूर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, घर्षण बल और उत्तोलक। चलिए, घर्षण बल से शुरू करते हैं। ये है क्या? देखिए, जब कोई भी चीज किसी सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, तो उन दोनों के बीच एक बल पैदा होता है जो उसे रोकता है। बिल्कुल, जो उस चीज की गति का विरोध करता है। सबसे जरूरी बात शायद यही है कि ये बल हमेशा गति की दिशा के उल्टी तरफ लगता है। एग्जैक्टली। अगर आप किसी अलमारी को पूर्व की ओर धकेल रहे हैं, तो घर्षण बल पश्चिम की ओर लगेगा, हमेशा उल्टा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके बिना हम चल भी नहीं सकते। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। गाड़ियों के पहिए भी तो सड़क पर घर्षण की वजह से ही घूम पाते हैं। अगर ये ना हो तो पहिए बस फिसलने लगेंगे, जैसे बर्फ पर होता है। बिल्कुल सही। तो एक तरह से ये गति का विरोध भी करता है और गति के लिए जरूरी भी है। बिना इसके कोई भी वस्तु गति शुरू ही नहीं कर पाएगी। और देखिए, घर्षण बल के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई चीज रुकी हुई हो। हाँ, और दूसरा गतिक घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन, जब वो चल रही हो। अच्छा, और गतिक घर्षण को भी हम आगे दो हिस्सों में बांटते हैं। वो कौन से? एक है लोटनिक घर्षण, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले स्थैतिक घर्षण को समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर रखी हो, जैसे मेज पर रखी किताब। हाँ, तो उस पर लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण है। ये बल वस्तु को मतलब हिलने से रोकता है। बिल्कुल। जब आप उसे धकेलना शुरू करते हैं, हाँ, तो वो तब तक नहीं हिलती जब तक आपका लगाया हुआ बल स्थैतिक घर्षण से ज्यादा ना हो जाए। वही शुरुआती रुकावट इसी बल के कारण होती है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सीमांत घर्षण बल। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्थैतिक घर्षण का सबसे ज्यादा मान है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो पॉइंट जिसके बाद वस्तु बस चलने ही वाली होती है। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग मिलकर रुकी हुई कार को धक्का लगाते हैं, तो जिस अधिकतम बल के बाद कार हिलने लगती है, वही सीमांत घर्षण है। और इस पॉइंट के बाद गतिक घर्षण या कहिए काइनेटिक एनर्जी काम करने लगती है। अच्छा, अब आते हैं गतिक घर्षण पर। ये तब लगता है जब वस्तु पहले से ही चल रही हो। हाँ, और इसके वो दो प्रकार हैं। पहला है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब कोई चीज लुढ़क कर चलती है, जैसे गाड़ियों के पहिए या ट्रॉली बैग के पहिए। सही है। और दूसरा है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब कोई चीज फिसल कर या घिसट कर चलती है, जैसे बिना पहियों वाले बक्से को जमीन पर खींचना। तो यहाँ पर इन बलों का एक क्रम होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और ये क्रम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है स्थैतिक घर्षण, क्योंकि वो तो वस्तु को हिलने नहीं देता। ठीक है। उसके बाद आता है सर्पी घर्षण और सबसे कमजोर होता है लोटनिक घर्षण। इसीलिए पहियों वाली चीज को खींचना घिसटने वाली चीज से कई ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल। तो ये क्रम हमेशा याद रखें, स्थैतिक, फिर सर्पी और फिर लोटनिक। ठीक है, तो घर्षण के फायदे क्या हुए? देखिए, इसके बिना गाड़ियां फिसल जाएंगी, मशीनें काम नहीं करेंगी, और हम ब्लैकबोर्ड या कागज पर लिख भी नहीं पाएंगे। लिखने के लिए भी तो कलम और कागज के बीच घर्षण जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। हाँ, जैसे ऊर्जा बर्बाद होती है, मशीनों की क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही इससे गर्मी और आवाज पैदा होती है, जिससे मशीनें खराब भी हो सकती हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं उत्तोलक की, यानी लीवर की। ये एक सरल मशीन है जो बल को बढ़ाने या उसकी दिशा बदलने के काम आती है। सही कहा है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो वो सब्बल से भारी पत्थर उठाने वाला है। बीच में एक छोटा पत्थर रखकर आप कम ताकत में भी भारी चीज उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ आपका बल भी बढ़ गया और भार की दिशा भी बदल गई।
एक उत्तोलक के देखिए 3 मुख्य भाग होते हैं, इन्हें समझना जरूरी है। कौन कौन से? पहला है आलंब यानी फल्क्रम। ये वो बिंदु है जिसके चारों ओर छड़ घूमती है, मतलब सपोर्ट पॉइंट। ठीक है। आलंब। दूसरा है आयास यानी एफर्ट। ये वो बल है जो हम लगाते हैं, हमारा प्रयास। और तीसरा है भार यानी लोड, वो वस्तु जिसे उठाया या हटाया जाता है। ठीक है, तो आलंब, आयास और भार, और इन्हीं तीनों की जगह के आधार पर उत्तोलक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है? इसमें आलम यानी फल्क्रम बीच में होता है और आयास और भार किनारों पर। जैसे कि कैंची, जिसमें पेंच बीच में होता है। हाँ बिल्कुल, कैंची, प्लास, तराजू और बच्चों वाला सीसो झूला, इन सब में सपोर्ट पॉइंट बीच में है। अच्छा, अब आते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर। इसमें भार यानी लोड बीच में होता है और आलम और आयास किनारों पर होते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, उसमें नींबू जो कि भार है वो बीच में रखा जाता है। हाँ। एक सिरे पर कब्जा होता है जो आलंब है, और दूसरे सिरे से हम बल लगाते हैं जो आयास है। इसके और भी उदाहरण होंगे? हाँ, सुपारी काटने का सरोता और एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, व्हील बैरो जिसे कहते हैं। अच्छा, उसमें पहिया आलंब है, हाँ। कूड़ा भार है और हैंडल पर आयास लगता है। बिल्कुल। और आखिर में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आयास मतलब एफर्ट बीच में होता है और आलंब और भार किनारों पर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिमटा। हाँ बिल्कुल, चिमटे का जो जुड़ा हुआ सिरा है वो आलंब है, आगे के सिरे से हम रोटी मतलब भार पकड़ते हैं और बल बीच में लगाते हैं। सही। किसान का हल और इंसान की कोहनी भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोहनी, वो कैसे? जब हम हाथ से कोई वजन उठाते हैं तो कोहनी आलंब होती है, हथेली में भार होता है, और बल कोहनी और हथेली के बीच की मांसपेशियों से लगता है। वाह, तो इसे संक्षेप में कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसान है। प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में भार बीच में, और तृतीय में? और तृतीय श्रेणी में आयास बीच में। अब अगला चैप्टर देखते हैं, कार्य, वर्क। तो सबसे पहले भौतिकी की नजर में ये कार्य या वर्क होता क्या है? हमारे रोजमर्रा के काम से ये कितना अलग है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे विषय का सहारा है। आम भाषा में काम का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेहनत, लेकिन फिजिक्स में इसकी परिभाषा बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, कार्य तभी माना जाता है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, किसी वस्तु पर कोई बल मतलब फोर्स लगाया जाए। ठीक है, फोर्स लगना चाहिए। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि उस बल के कारण वो वस्तु अपनी जगह से खिसके, मतलब उसमें विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, तो अगर मैं एक दीवार पर घंटों तक धक्का लगाती रहूं तो बल तो लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन दीवार तो हिल नहीं रही। हाँ। तो मतलब विस्थापन शून्य है। एग्जैक्टली। और इसीलिए फिजिक्स के हिसाब से किया गया कार्य भी शून्य है। भले ही पसीने छूट जाएं। हाँ, भले ही आप थककर चूर हो जाएं। और विस्थापन को भी समझना जरूरी है। विस्थापन है 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। जैसे अगर कोई 10 मीटर आगे जाकर 10 मीटर वापस अपनी जगह पर आ जाए तो दूरी तो 20 मीटर हो गई। हाँ, दूरी 20 मीटर हुई, लेकिन विस्थापन वो शून्य हो गया, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। और अगर विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य। समझ गई। तो फिर हम ऐसे मापते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। W = F × D × cos θ। ओके, W मतलब वर्क हो गया, F हो गया फोर्स जिसे हम न्यूटन में मापते हैं, और D हो गया विस्थापन जिसे हमेशा मीटर में लेना है। और ये cos θ क्या है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। थीटा जो है वो बल और विस्थापन की दिशा के बीच का एंगल है। एंगल? हाँ, सोचिए आप एक ट्रॉली बैग खींच रहे हैं। आप हैंडल को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं, है ना? पर बैग सीधा आगे चलता है। हाँ, सही है। तो ये cos θ हमें बताता है कि आपके बल का कितना हिस्सा असल में बैग को आगे बढ़ाने के काम आ रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं किसी चीज को सीधा आगे धक्का दूं और वो सीधा आगे ही जाए तो एंगल 0 डिग्री होगा। बिल्कुल। और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा बल काम करने में लग रहा है। और इसी को हम धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क कहते हैं। हाँ, यही है धनात्मक कार्य।
जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो या उनके बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो, जैसे बैल का हल खींचना। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट? कार्य का एसआई मात्रक है जूल, जे। जूल। हाँ, इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर खिसका दे तो हम कहते हैं 1 जूल कार्य हुआ। और एक और यूनिट होती है शायद, अर्ग। हाँ, वो सीजीएस प्रणाली में होती है और इनके बीच का संबंध एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के, मतलब 1 करोड़ अर्ग। 1 करोड़ अर्ग। ओके, तो ये तो हुआ पॉजिटिव वर्क, लेकिन क्या काम उल्टा मतलब नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और होता भी है। ऋणात्मक कार्य, ये कैसे? ये तब होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में हो। कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम किसी गेंद को ऊपर उछालते हैं। गेंद का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे किधर खींच रहा है? नीचे की तरफ। बस, विस्थापन ऊपर, बल नीचे, दोनों की दिशा एकदम उल्टी। तो इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। वाह, मतलब वो बल उस चीज की गति का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, और कार्य का मान न्यूनतम कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री हो। एकदम सही, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान होता है -1, जो कि सबसे कम है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं शून्य कार्य पर। एक स्थिति तो हमने देखी जब विस्थापन शून्य हो, क्या कोई और भी स्थिति है? हाँ, शून्य कार्य की कुल 3 स्थितियां हैं। पहली तो वही d0, जैसे दीवार को धक्का देना। दूसरी स्थिति है जब लगाया गया बल ही शून्य हो, F = 0। मान लीजिए हाथ से कोई गुब्बारा छूट गया, वो उड़ रहा है, विस्थापन हो रहा है, पर उस पर कोई बाहरी बल तो नहीं लग रहा, तो कार्य शून्य। ठीक है, और तीसरी स्थिति? तीसरी स्थिति तब है जब बल और विस्थापन के बीच ठीक 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री? हाँ, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और फॉर्मूले में कुछ भी 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो तो जाएगा। इसका मतलब वो कुली वाला उदाहरण यही फिट होता है। एकदम सही पहचाना। जब कोई कुली सिर पर बोझ रखकर प्लेटफॉर्म पर सीधा चलता है, हाँ, तो बोझ पर बल तो वो ऊपर की ओर लगा रहा है, उसे गिरने से बचाने के लिए, सही है, वर्टिकल। और चल रहा है सीधा आगे, मतलब विस्थापन हॉरिजॉन्टल है, तो बल ऊपर, विस्थापन आगे, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया। तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष किया गया कार्य शून्य है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, यही फिजिक्स है। चलिए अब कुछ एग्जाम वाले सवाल देखते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल, एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर का विस्थापन किया जाता है। कार्य बताइए। ओके, तो W = F × D × cos थीटा, मतलब W = 50 × 20 × cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है हाफ। तो 1000 का आधा, 500 जूल। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने भौतिकी के पहले भाग को खत्म कर लिया है। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में।